Hello dear students, again I welcome you to this English class. Dear students, today we will talk about your next poem. The name of this poem is An Elementary School Classroom in a Slum, and it is a very important poem for your examination point of view. So dear students, today I am going to tell you about the explanation of this poem and the main features including of this poem. So dear students, I hope that you must pay attention on this poem. This is a very lengthy poem, so please take a keen interest of this poem. Now dear students, let me start this poem. The name of this poem is, dear students, An Elementary School Classroom in a Slum. So all of us, before we start this poem, we must understand the significance of the title of this poem, An Elementary School Classroom in a Slum. Have you ever visited in a such type of school in your locality? Dear students, कभी आप अपनी लोकेलिटी में, अपने एरिया में जहां आप रहते हैं आसपास ऐसे किसी स्कूल में गए हैं जो स्कूल किसी बस्ती में चलता हो, किसी हटनुमा कोठरियों में चलता हो? अगर गए हैं तो यू रियलाइज्ड, आपने इस बात को महसूस किया होगा कि हाउ मेनी प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द स्टूडेंट्स, कि बच्चों के द्वारा वहां पर कितने प्रकार की समस्याओं को फेस किया जाता है. दो स्टूडेंट्स, वो विद्यार्थी जो वहां पे पढ़ते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, हियर द पोएट एक्सप्रेस्ड about a such type of school which is located in a slum, and here he describes here what is the demerits of the school which is established in a slum area. तो आप भी कभी ऐसे स्कूल में गए होंगे तो आपका इसका एक्सपीरियंस आपको रहा होगा कि बहुत सारी समस्याओं का सामना ऐसे बच्चे जो ऐसे स्लम नुमा स्कूलों में, झोपड़ी नुमा स्कूलों में पढ़ते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ फर्स्ट, एलिमेंट्री स्कूल आप जानते हैं प्राइमरी पाठशाला को कहा जाता है. क्लासरूम का मतलब आपको पता है कक्षा कहा जाता है, और स्लम भी जो होता है वो मलिन बस्ती, झुग्गी झोपड़ी नुमा जो इलाके होते हैं रूरल एरिया के, उनको स्लम कहा जाता है. तो हियर दिस पोएम वॉज कंपोज्ड बाय स्टीफन स्पेंडर. स्टीफन स्पेंडर के द्वारा इस पोएम को लिखा गया था. He was born in 1909 in London. इनका जन्म 1909 में लंदन में हुआ था. And he was died in 1995. और 1995 में इनकी मृत्यु हो गई थी. तो we can say that he was belong to the period of 19th century, 19th to 20th century. तो here Stephen Spender was a poet and he was an essayist. He was not only a poet, he was an essayist. वो एक कवि भी थे और एक एसेइस्ट भी थे. एसेइस्ट मीन्स अ पर्सन हु राइट्स एसेज. ऐसा व्यक्ति जो एसेज लिखने का काम करता है, यानी कि निबंध लिखने का काम करता है, उसको एसेइस्ट कहते हैं. तो पोएट होने के अलावा कवि होने के साथ साथ स्टीफन स्पेंडर जो थे वो एक एसेइस्ट भी थे, निबंधकार भी थे. अगेन ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड. तो विदाउट टेकिंग ए डिग्री ही लेफ्ट यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड. तो बिना किसी डिग्री लिए हुए उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड को छोड़ दिया था. एंड ही वेंट टू बर्लिन इन 1930. और 1930 में ये बर्लिन चले गए थे. देयर ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ सोशलिस्ट. वहां पर उन्होंने अपने आप को एक समाज सुधारक के रूप में जो है डिक्लेयर किया था. और नाउ अगेन ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज ए सोशलिस्ट. तो सोशलिस्ट के रूप में उन्होंने अपने आप को वहां पर स्थापित किया था, क्योंकि उनका इंटरेस्ट जो था वो सामाजिक गतिविधियों में बहुत ज्यादा था. इसलिए स्टीफन स्पेंडर ने अपने आप को एक समाज सुधारक के रूप में, एक सोशल रिफॉर्मर के रूप में, एक सोशलिस्ट के रूप में वहां पर घोषित कर दिया था. तो दीज आर द सच इंपोर्टेंट लिटरेरी वर्क हैज डन बाय स्टीफन स्पेंडर. जो उनका लिटरेरी वर्क थे उनके, उसमें पोएम्स ऑफ डेडिकेशन था, क्रिएटिव एलिमेंट और द एज ऑफ बीइंग. तो ये उनके द्वारा, और उसके अलावा एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, ये उनके द्वारा बहुत सारा कृतियां जो है उनके द्वारा अंग्रेजी में लिखी गई. बिकॉज
ही इज एन इंग्लिश पोएट। तो अपने आप में एक अंग्रेजी कवि होने के कारण बहुत सारा अंग्रेजी में उनके द्वारा लिटरेरी कार्य किया गया। मेनली द पोएट डिस्क्राइब्स हियर, अब यहां पर जो पोएट के द्वारा क्लासरूम इन स्लम में जो लिखा गया है, बेसिकली ही डिस्क्राइब्ड हियर सोशल इनजस्टिस एंड इनइक्वालिटीज। तो उन्होंने यहाँ पर जो सामाजिक अन्याय और जो वर्ग विभेद है उसके बारे में उन्होंने यहाँ पर बात कही है, उस बात को उठाया है, उसके माध्यम से अपने विचारों को प्रकट करने का काम इस कविता में, इस पोएम में किया है। तो हियर ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द सोशल इनजस्टिस एंड द सोशल इनइक्वालिटीज। तो डियर स्टूडेंट्स, सोशल इनजस्टिस का मतलब आप जानते हैं सामाजिक जो अन्याय होता है वो, और सोशल इनइक्वालिटीज का मतलब सामाजिक असमानता या वर्ग विभेद हम जिसको कहते हैं वो होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ अगेन लेट वी स्टार्ट दिस पोएम। Far, far from gusty waves, the children's faces, like rootless weeds, the hair turned around their pallor, the tall girl with her weighed down head, the paper swimming boy with red eyes, the stunted unlucky hair of twisted bones, reciting a father's gnarled disease, his lesson from his desk at back of the dim class, one unnoted, sweet and young. His eyes live in a dream of squirrel's game in tree room other than this. So in the first stanza of this poem, the poet described here. तो इसके पहले स्टेंजा में पोएट ने क्या बताया है? The poet described in the first stanza of this poem, in the outer appearance of the students who are studying there. जो वहां पर पढ़ रहे हैं जो बच्चे, उनके फिजिकल अपीयरेंस को पोएट ने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, उनकी जो शारीरिक जो स्थितियां हैं उसके बारे में पोएट ने यहां पर हमें बताया है। तो देखिए क्या कहते हैं कि ये स्कूल जो था, इट्स फार फ्रॉम गस्टी वेव्स दी चिल्ड्रंस फेसेस, फार फार फ्रॉम गस्टी वेव्स, तो समुद्री लहरों से बचने के लिए, समुद्री लहरों की तेज हवाओं से बचने के लिए इस स्कूल को जो है काफी दूर जो है समुद्र के किनारे से काफी दूर यहां पर बनाया गया था। उसके अलावा चिल्ड्रंस फेसेस, दी चिल्ड्रंस फेसेस, ये बच्चों के जो चेहरे थे, लाइक रूटलेस वीड्स, बिगर ये खरपतवारों की तरह इनके चेहरे थे, जड़ विहीन जिनको खरपतवार कहते हैं, जड़ विहीन पौधों की तरह इनके ऐसे चेहरे वहां पर थे। बिल्कुल एकदम चेहरों की स्थिति इनकी इन बच्चों की थी जो ये स्लम नुमा स्कूलों में पढ़ रहे थे। नाउ अगेन इन द हेयर टर्न अराउंड देयर पार्लर, और बाल जो थे इनके चेहरों पर फैले हुए थे, यत्र तत्र बिखरे हुए थे। नाउ अगेन द टॉल गर्ल थी, वो काफी जो लुकिंग लीन एंड थिन, काफी कमजोर दिखाई दे रही थी, वो अपने सर को झुकाए हुए इस कक्षा के अंदर बैठी हुई थी। नाउ अगेन द पोएट वाज डिस्क्राइब्ड द पेपर स्विमिंग बॉय विद रेड साइज, और एक पेपर स्विमिंग बॉय यहां पर कवि ने बताया है, एक बहुत कमजोर सा दुबला पतला लड़का भी उस कक्षा में बैठा हुआ है, जिसकी आंखें जो है रेड साइज का है। पोएट ने उसकी आंखें जो है भूख के मारे बिल्कुल छोटी हो गई हैं, वो वहां पर बैठा हुआ है। उसके अलावा पोएट कहता है कि कई बच्चे जो हैं स्टंटेड अनलकी हेयर, अपने माता पिता से उपहार में मिली हुई, उपहार का मतलब वंशानुगत क्रम से आनुवंशिक रूप से जो बीमारियां मिली हुई हैं उनको लेकर के वहां पर बैठे हुए हैं, उस कक्षा में बैठे हुए हैं। उसके अलावा और ट्विस्टेड बोन्स, मुड़ी हुई हड्डियों वाली जो बीमारियां होती हैं उनको, जो उनके जो है आनुवंशिक रूप में उनके माता पिता फोर फादर से उनको मिली हुई हैं, ऐसे बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं। उसके अलावा नाउ अगेन अ फादर्स gnarled disease, वही मैंने अभी बताया आपको, गांठों वाली जो बीमारियां उनको लेकर। हिज लेसन फ्रॉम हिज डेस्क, और सारे बच्चे जो हैं अपने अपने पाठों को खोल करके अपनी कुर्सियों में बैठे हुए हैं, उन डेस्कों में अपने उस दिन के लेसन्स को खोले हुए हैं। उसके अलावा एट बैक ऑफ द डिम क्लास वन अननोटेड एंड स्वीट, एक छोटा सा बच्चा जो है जिसको किसी के द्वारा नोटिस नहीं किया जा रहा है, एक ऐसा छोटा बच्चा उस कक्षा के आखिर में बैठा हुआ है, और वह उस कक्षा से बाहर जो है वो क्या देख रहा है, वो विभिन्न प्रकार के स्क्वेरल्स गेम का मतलब गिलहरी के खेलों को जो है एक पेड़ के कोटर में देखने का कार्य कर रहा है, ये बताया गया है। और स्क्वेरल्स गेम ट्री रूम अदर देन दिस। तो इन द फर्स्ट स्टेंजा द पोएट डिस्क्राइब्ड हियर द आउटर अपीयरेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स हु आर स्टिल स्टडिंग देयर, जो वहां पर पढ़ रहे हैं, दे आर स्विमिंग लीन एंड थिन, they were looking very sick and ill also,
तो एंड अ टॉल गर्ल was also seated there, and she was looking very lean and thin also, and there are a lot of students who are also seated there with the disease which were which were uh, which were obtained by their forefathers and their parents also. Now again, and the class was very dim, और ये क्लास जो थी काफी डिम थी, अंधकार युक्त थी. और उसके अलावा यंग बॉय हु वाज सीटेड देयर क्वाइटली, एक चुपचाप एक छोटा सा बच्चा भी उस कक्षा में बैठा हुआ था. नोबडी वाज नोटेड हिम, कोई भी व्यक्ति उसको देख नहीं रहा था. तो ये फर्स्ट स्टेंजा में पोएट के द्वारा उनके फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया गया है कि समुद्र तट से किनारे दूर पर इस स्कूल को बसाया गया है, और ये स्कूल में इस प्रकार के बच्चे वहां पर पढ़ते हैं जो निहायत रूप से बहुत गरीब हैं. दे वर वेरी पुअर, they were poverty stricken, and their health condition was not very well. They were living their miserable condition. So all these features explained by the poet in the first stanza of this poem. Now again, the second stanza of this poem, my dear students. Our sore cream washed donation Shakespeare had, cloudless at dawn civilized, riding all cities, build a flowery parallel valley, open-handed map, awarding the world its word, and yet for the children, these windows, not this map, the world where all their futures painted with foe, a narrow street seated with a lead sky, far, far from rivers, capes and stores of words. तो उसके अलावा नेक्स्ट वाले स्टेंजा में क्या बताता है पोएट ने बताया है कि स्कूल जो है, द स्कूल वॉज मेड बाय डोनेशन, ये डोनेशन से बना हुआ है. शेक्सपियर वॉज ए प्रोमिनेंट ऑथर, है ना, एक प्रोमिनेंट ऑथर थे, राइटर, स्टोरी टेलर, उसके अलावा पोएट, है ना. ये काफी उनका एक पोर्ट्रेट जो था वो भी उस कमरे में दीवार में लगाया गया था. जो दीवारें जो है किससे बनाया गया था, जो स्कूल डोनेशन से बनाया गया, दान से जो स्कूल बनाया गया था, दान से बनाने के कारण उस स्कूल की दीवारें जो थी काफी भद्दी थी, कह रहा है, काफी येलोइश कलर की थी, जैसे उनके चेहरे थे बच्चों के. उस दान के आधार पर उसको बनाया गया था. शेक्सपियर का एक पोर्ट्रेट वहां पर टांगा गया था. उसके अलावा एक संसार का मानचित्र भी वहां पर टांगा गया था. और उसके अलावा कहता है सुबह के समय में क्लाउडलेस एज डॉन सिविलाइज्ड राइडिंग ऑल सिटीज, और सुबह के समय में जब टाइरोल घाटी में जो है, प्रातः समय में टाइरोल घाटी से उस गांव के बच्चे जो हैं शहर के बड़े बड़े गुम्बदनुमा स्कूलों को देखते थे, उनकी घंटी की आवाज को सुनते थे, है ना, जो कि उनकी पहुंच से काफी दूर था. उसके अलावा अवॉर्डिंग द वर्ल्ड इट्स वर्ड एंड येट फॉर दी चिल्ड्रन, और उनका संसार तो उन झोपड़ियों में था जहां पर वो रह रहे थे. कभी कहता है कि उनका संसार जो है वह संसार था जिन झुग्गी झोपड़ी में वो अपने जीवन का निर्वहन कर रहे थे. These windows, not this map, their world where all their futures painted with a fog. These windows, not this map. These windows, not this map. उस मैप, वो मैप जो था उनके लिए किसी प्रकार की विंडो का काम नहीं करता था. उससे केवल क्या कर सकते थे, उस मैप में केवल वो विभिन्न प्रकार की चीजों को देख सकते थे, और वहां से उस मैप के दूसरे कोने में किसको देख सकते थे, अपनी झुग्गी झोपड़ी को ही देख सकते थे. इसलिए उस मैप का भी कोई महत्व वहां पर नहीं था, कह रहा है पोएट. उन बच्चों के लिए जो बच्चे वहां पर थे, संसार रूपी मैप का भी कोई महत्व नहीं था. और उसके अलावा जो पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर था वो टंगे हुए थे वहां पे, उसका भी कोई महत्व नहीं था. टाइरोल घाटी से वो लोग सुबह के समय में जब आसमान स्वच्छ होता था तो जो शहर के बड़े बड़े स्कूल थे उन स्कूल के घंटियों की आवाज और चर्च से आती हुई घंटियों की आवाज को सुन सकते थे, लेकिन वो उनकी पहुंच से काफी दूर थे, कहता है पोएट. नाउ अगेन, these windows not this map their world but all their futures painted with a fog, और उनका जो पूरा संसार था, उनका जो पूरा जीवन था, फ्यूचर जो था, वो इन झुग्गी झोपड़ी नुमा स्कूल में क्या हो रहा था, समाप्त हो रहा था, यानी कि बर्बाद हो रहा था. उसके अलावा a narrow steel seated with a lead sky far far from rivers, capes and stores of words. इनको जो है, इन बच्चों को समुद्र की लहरों से दूर रखा गया था, विभिन्न प्रकार के जो द्वीप थे उनसे दूर रखा गया था. उसके अलावा संसार का जो ज्ञान था उससे भी इन बच्चों को क्या किया गया था, दूर रखा गया था. तो इन द सेकेंड स्टेंजा द पोएट वाज डिस्क्राइब्ड हियर, है ना. क्या बताता है पोएट इसमें, द
द अपीयरेंस ऑफ द स्कूल वॉज नॉट वेरी गुड, जो स्कूल का अपीयरेंस था वो अच्छा नहीं था। दो चिल्ड्रन हु आर स्टिल स्टडिंग देयर, जो बच्चे वहां पर पढ़ रहे थे, यानी उनके लिए they have not any importance of the portrait of William Shakespeare, and they have not any such type of importance of the यहां पर बता रखा उसने मैप, शेक्सपियर के पोर्ट्रेट और मैप का कोई महत्व उनके लिए नहीं था। उनका संसार तो उन झुकी झोपड़ी नुमा बस्तियों में ही, मलिन बस्ती में ही क्या हो रहा था, बीत रहा था। उसके अलावा जो उनकी जो शहरों की जो सिविलाइज्ड जो पीपल थे, जो शहरों में जो लोग रहते थे, दोज पीपल हु आर रिच एंड लिव इन सिटीज, जो कहाँ रहते थे, शहरों में रहते थे, है ना, तो उनका ध्यान कभी भी इन स्कूलों की तरफ नहीं जाता था, इन ग्रामीण बस्तियों की तरफ नहीं जाता था। तो पोएट यहाँ पर बता रहा है कि बहुत मिजरेबल कंडीशन में ये बच्चे वहां पर अपना जीवन यापन कर रहे थे, यानी कि, और नहीं इनको किसी प्रकार की जो है जिसको हम कह सकते हैं कि गुणवत्तापूर्व शिक्षा ही वहां पर प्राप्त हो रही थी। नाउ द नेक्स्ट स्ट्रिंजा, surely Shakespeare is weak with the map, a bad example with ships and sun and love tempting them to steal for lives that sleep turn in their cramped holes, from folk to endless night on their slock heap. The children were skins peeped through by bones and spectacles of steel with minded glass, and like bottle bits on stones, all of their time are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. तो the next stanza of this poem, तो पोएट कहता है कि शेक्सपियर का जो चित्र वहां उसको हटा देना चाहिए, जो संसार रूपी नक्शा वहां पर जो है वो हटा देना चाहिए, उसका कोई महत्व उन बच्चों के लिए वहां पर नहीं है। उसके अलावा ये बैड एग्जाम्पल है एक तरीके से, और संसार रूपी नक्शे में जो चीजें दिखाई गई हैं, जो शिप दिखाई गए हैं, जहाज दिखाई गए, विभिन्न प्रकार की चीजें दिखाई गई हैं, ये बच्चों को चोरी करने के लिए, अपराध करने के लिए अपनी ओर आकर्षित करती हैं। तो इन इस प्रकार के मैप को, इस प्रकार के चित्र को जो है वहां से क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए, ऐसा विलियम शेक्सपियर का ऐसा जो है पोएट का मानना यहाँ पर है। और फ्रॉम फोक टू एंडलेस नाइट, और इनका जीवन जो है वो क्रैम्पल्ड होल्स में बीत रहा था, उन झुकी झोपड़ी नुमा कोठरियों में बीत रहा था, और ऐसा अंधकार युक्त कोठरियां थी जिस अंधकार का कोई अंत होने वाला नहीं था, यानी कि पूरा जीवन इनका जो है, पूरा भविष्य इनका जो है उन झुग्गी झोपड़ी नुमा कोठरियों में क्या हो रहा था, बर्बाद हो रहा था। नाउ अगेन ऑन देयर स्लॉक हीप दी चिल्ड्रन, ये बच्चे जो है एक प्रकार के कूड़े के ढेरों में वहां पर बैठे हुए थे। वेयर स्किन पीप्ड थ्रू द बोन्स, इनके शरीर में जो है मांस भी नहीं था, इतने दुबले पतले और कमजोरे बच्चे थे कि हड्डियों से भी मांस इनका बाहर को जो है क्या कर रहा था, छांक रहा था, इनके शरीर से जो है मांस बाहर को थ्रू बाय बोन्स छांक रहा था। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, और ये एक प्रकार के स्टील के स्पेक्टिकल जो को पहने हुए थे, ऐसे स्टील के स्पेक्टिकल जिनके फ्रेम जो थे स्टील के बने हुए थे, लेकिन लेंस जो थे वो टूटे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो कि किसी कांच की बोतल को पत्थर में तोड़ दिया जाता है तो कंच के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उस तरीके से छोटे छोटे टुकड़े जो है इनकी आंखों में चमक रहे थे स्पेक्टिकल्स के रूप में। नाउ अगेन स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद माइंडेड ग्लास लाइक बॉटल बिट्स ऑन स्टोन्स, ऑल ऑफ देयर टाइम आर फोगी स्लम, इनका सारा समय जो है उस अंधकार युक्त कोठरियों में क्या हो रहा था, बर्बाद हो रहा था, वेस्ट हो रहा था। नाउ अगेन सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम, इससे पहले कि इन बच्चों का भविष्य जो है पूर्ण रूप से बर्बाद हो जाए, पोएट कहता है इस प्रकार की झुग्गी झोपड़ी को क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, इन दिस स्टेंजा द पोएट narrated here, the poet expressed here, क्या करना चाहिए कि all of first the portrait of William Shakespeare and the map of the world should remove from the wall of the school, क्या कर देना चाहिए, वहां से उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि there is no importance of the children, तो उन बच्चों के मतलब की वो चीजें हैं नहीं, केवल उनको क्या करती हैं, the number of attracting things है ना, अट्रैक्टेड दी स्टूडेंट्स, तो ये अट्रैक्टिंग जो थिंग्स हैं उसमें विभिन्न प्रकार की जो अच्छी चीजें हैं जो संसार में दिखाई दे रही हैं, वो बच्चों को विभिन्न प्रकार का क्राइम करने के लिए, अपराध करने के लिए क्या करती हैं, प्रेरित करती हैं। तो पोएट का मानना है इन चीजों को वहां से क्या कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। उसके अलावा पोएट ने उनकी जो मिजरेबल कंडीशन, बैड एग्जाम्पल कहता है, वो शेक्सपियर का चित्र और वो संसार रूपी मैप जो है, दोनों उन बच्चों के लिए क्या है, जो है एक प्रकार का बुरा एग्जाम्पल है, उदाहरण की तरह है। तो और जो है उनकी जो फिजिकल कंडीशन है, दे वर वेरी हंग्री, वो काफी हंग्री हैं, भूखे थे वो लोग,
भूखे होने के कारण देवर वेरी पुअर, बहुत गरीब थे वो, पर्याप्त रूप से उनको खाना नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से पोएट कह रहा है कि उनके शरीर में मांस नहीं था, है ना, यानी कि 2 टाइम का खाना भरपूर नहीं मिल पा रहा था उन बच्चों को, जिसकी वजह से वो लोग काफी कमजोर, देवर लुकिंग वेरी लीन एंड थिन, देवर लुकिंग ऑल्सो वेरी सिक एंड इल ऑल्सो। ठीक है, तो कहता है पोएट कि इससे पहले कि उनके जीवन का अंत हो जाए, उनका संसार जो है यानी कि उनका जो भविष्य है वहां पर बर्बाद हो जाए, उससे पहले इस प्रकार के स्कूलों के दे शुड क्लोज, इस प्रकार के स्कूल्स को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। नाउ अगेन द लास्ट स्टेज ऑफ दिस पोएम, अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटर दिस मैप बिकम्स देयर विंडो दैट शट ओपन देयर लाइक कैटाकॉम्स, break open till they break the town and show the children to green fields and make their world run azure on gold sands and let us their tongues run naked into books, the white and green leaves open, history there whose language is the sun. In the last stage of this poem, the poet said that unless governor, न तो सरकार है और न ही कोई विजिटर, जो आमतौर पर सरकार के जो अलग अलग नुमाइंदे होते हैं, जो अधिकारी गण होते हैं, किसी का भी ध्यान जो है इन झोपड़ी नुमा स्लम के जो स्कूल है इनके ऊपर नहीं जाता है कि वहां पर बच्चे पढ़ रहे हैं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा है नहीं है, उनकी स्कूल ठीक ठाक है या नहीं है, इनको ध्यान देने वाला कोई भी वहां पर नहीं है। ठीक है, दिस मैप बिकम्स देयर विंडो, तो कहता है कि जो मैप जो है उनको क्या बना देना, जो वहां पर जो क्या किया गया है, जो मैप रखे गए हैं इस उनको एक तरीके से विंडो उनकी बना दो, खिड़कियां बना दो, यानी कि दे शुड फ्री फ्रॉम दी स्कूल्स, यानी कि उन बच्चों को स्कूल से क्या कर दो, आजाद कर दो, जिससे कि वो बाहर की दुनिया को क्या कर सके, देख सके। ब्रेक दैट शट ओपन देयर लाइक कैटाकॉम्स, कैटाकॉम्स कहते हैं जो गैलरीज होती हैं, जो किसी मकबरे के बगल में जो लंबी गली अंडरग्राउंड गैलरी होती है उसको कैटाकॉम्स कहा गया है। तो यानी कि ये कहता है दे शट ओपन देयर लाइक कैटाकॉम्स, यानी कि ये इस प्रकार के कैटाकॉम्स रूपी जो है मलिन बस्तियां जो हैं, ये झुग्गी झोपड़ियां जो बस्तियां हैं जहां पर ये स्कूल खुले हुए हैं, उनको क्या कर देना चाहिए, शट कर देना चाहिए, उनको बंद कर देना चाहिए। ब्रेक ओपन टिल दे ब्रेक द टाउन एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड्स एंड मेक देयर वर्ल्ड। तो यहां पर कहता है द पोएट सेज हियर, पोएट यहां पर कहता है कि उन बच्चों को आजाद कर दो, दे शुड बी फ्री, उन बच्चों को आजाद कर देना चाहिए जिससे कि वो भारी संसार को क्या कर सकें, देख सकें। और उसके अलावा रन एंजियर ऑन गोल्ड सेंट्स, वो सुनहरी रेत पर दौड़ सके, एंड लेट देयर टंग्स, और उनकी टंग्स को, उनकी जीभ को, यानी कि उनकी आवाज को फ्री कर दो, उनकी बोलने की स्वतंत्रता को फ्री कर दो, जिससे कि वो अपनी अभिव्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान कर सकें। रन नेक्ड इनटू बुक्स, वो किताबों को पढ़ सके, व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, हरी और द व्हाइट एंड ग्रीन लीव्स अपॉन हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, वो विभिन्न प्रकार की किताबों को पढ़ सके, विभिन्न प्रकार की किताबों को पढ़ सकें, मतलब वो संसार के विभिन्न विषयों का ज्ञान ले सकें। और उसके अलावा हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, वो सूर्य की चमकीली भाषा को पढ़ सकें, या इतिहास की चमकीली भाषा को पढ़ सके। कहने का मतलब यह है कि लास्ट में जो शब्द है हिस्ट्री देयर हुज लैंग्वेज इज द सन, वो सूर्य की भाषा को और हिस्ट्री की, इतिहास के पन्नों को भी पढ़ सकें, भारी ज्ञान को प्राप्त कर सकें। यानी कि कोई भी व्यक्ति अब ये मैं बताता हूं आपको। नाउ हियर अनलेस गवर्नर इंस्पेक्टर विजिटेड इन द लास्ट स्टेज ऑफ दिस पोएम, द पोएट सेड दैट, कि न तो गवर्नर, न कोई किसी प्रकार की सरकार, न और न ही किसी प्रकार से कोई जो है आपके जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं या जो डेमोक्रेट्स होते हैं, कोई भी उनके ऊपर किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते। नोबडी कुड पे अटेंशन टू देयर मिजरेबल कंडीशन, इसलिए वो कहता है कि इस प्रकार के स्कूलों को क्लोज कर देना चाहिए, इन बस्तियों को समाप्त कर देना चाहिए, और इन बच्चों को जो है ओपन फील्ड्स में, हरे भरे मैदानों में, इस पृथ्वी में सब चीजों को देखने का मौका दिया जाना चाहिए। दे शुड बी फ्री एंड दे हैव टू राइट टू अचीव गुड एजुकेशन, है ना, क्वालिटी एजुकेशन, अच्छी शिक्षा को प्राप्त कर सकें, ये अधिकार इनको दिए जाने चाहिए, ये पोएट का यहाँ पर मानना है। उसके अलावा इनको जो है प्रत्येक प्रकार का ज्ञान लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। दे शुड फ्री फ्रॉम अचीव एनी सच टाइप ऑफ सक्सेस, दे शुड फ्री फ्रॉम एनी सच टाइप ऑफ नॉलेज टेकन बाय देम, तो यानी कि इनके द्वारा किसी भी प्रकार की एजुकेशन को प्राप्त करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो इन बच्चों का जीवन जो है उन झुग्गी झोपड़ी नुमा स्कूलों में जो है क्या हो जाएगा, समाप्त
हो जाएगा। उसके अलावा ये कहते हैं इतिहास भी वही बनाते हैं जो सूर्य की गर्मी में तपते हैं, यानी कि सूर्य की रोशनी में जो तपते हैं, पसीने से लकदक हो जाते हैं, ऐसे लोग इतिहास को बनाने का काम करते हैं। तो आने वाले समय में ये बच्चों को अगर फ्री किया जाए तो ये बच्चे जो हैं एक अच्छे भविष्य का निर्माण कर सकेंगे। तो इन लोगों को, इन बच्चों को क्या कर देना चाहिए, फ्री कर देना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, it is the main theme of this poem. This poem is very important for your examination point of view, and the last stanza is very important for examination point of view. तो इसको आप, बहुत लेंथी पोएम है, इसको घर में एक बार फिर आप देखने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।